नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो आज तीसरे पार्ट की बात करेंगे, पार्ट 3 की। जो भी शेष बातें उपराष्ट्रपति से संबंधित रह गई हैं, उन सारी की सारी बातों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आप जो पहले वाले वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो बना दिया था और ये देखिए पढ़ा भी दिया है, मैंने अच्छे से पढ़ा भी दिया था। बट जो है वीडियो में जो है दिक्कतें आ गई थी कि वो साफ़ नहीं था और साथ साथ में जो है ऐसे लग रहा था जैसे लाइट में वाइब्रेशन है, तो जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती। वीडियो बनाने के बाद भी मुझे डिलीट करना पड़ा और दोबारा फिर मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। इसी वजह से वीडियो आने में लेट हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा मैनेज करने का काम मैं खुद अकेला करता हूँ। मैटर बनाना, मैटर को समझना, उसके बाद फिर उसको लिखना, लिखने के बाद आपको समझाना, फिर उसकी एडिटिंग करना, सारा का सारा काम अकेले करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। खैर छोड़िए उन बातों को, हम बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भाग 3 की। तो इसको पढ़ाने के पहले एक बात मैं बता दूं कि हाँ, जिस अनुच्छेद की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 तक हमने बात कर ली थी 2 पार्ट में, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो मुख्य रूप से अनुच्छेद 71 पर बात करेंगे। तो ये जो अनुच्छेद 71 है, 71, आर्टिकल 71, ये सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रपति से भी संबंधित है। तो दोनों के लिए ये है, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए नहीं, ये उपराष्ट्रपति के लिए भी महत्वपूर्ण है। राइट, तो आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 71 में क्या है। इस पर लिखा गया है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यह संसक्त विषय। तो ये संवैधानिक भाषा है और आपको बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, मैं वही कोशिश करता हूँ कि जो संविधान में लिखी गई जो भाषा है उसी के वही हूबहू हो। और इसका उद्देश्य मेरा ये है कि जब उन शब्दों से आपका पहला पड़ेगा, आप उनको आपके सामने वो आएंगे, समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, तो ये तो प्रॉब्लम जरूर होगी कि समझने में प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा ये क्या है, इसका क्या मतलब है। लेकिन इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है और हमें उस भाषा को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसे अच्छे से समझना है। हाँ, अब एक शिक्षक का काम ये होता है कि वो जो कठिन शब्द हैं उनको वो आपको सरलता से समझाए, और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको जो भी शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं जो आपको टफ लगते हैं वो आपको सिंपल भाषा में समझ में आए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पढ़ना उन्हीं शब्दों के आधार पर ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप जितना चीज़ों से दूर भागते हैं उतना ही वो आप उसके लिए परेशान रहते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ें बहुत ही कठिन हैं, शब्द बहुत ही कठिन है। अगर एक बार आपने समझ लिया तो फिर आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली बात यही लिखी गई है, अंग्रेजी में इसको बोला गया है, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब ये इस महत्वपूर्ण लाइन जो अनुच्छेद 71 में है उसके तहत कुल मिलाकर के 4 बातें लिखी गई हैं, 1 2 3 4। ये 4 बातों को हमें समझना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली अगर बात करें, पहली बात है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न, देखिए मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन चारों चीज़ों को ऐसा नहीं बता सकता। आप एक बार देखिए इसको, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न यह संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यहाँ हुबहू वही भाषा लिखने का मेरा उद्देश्य, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि आप उस भाषा से आपका परिचय हो कि कैसे चीज़ों को लिखा गया है और ऐसा क्यों लिखा गया है। क्योंकि पढ़ाने वाले कितना भी कोशिश कर लें आपको बेहतर तरीके से समझाने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब कुछ चीज़ें वो भी मिस कर जाते हैं। उस मिस करने का मेन कारण ये है कि जो इसमें शब्द दिए गए हैं वो बहुत ही व्यापक हैं और उनको हम जो मुख्य बात होती है उसको तो बता देते हैं, बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। अब इस बात का, पहले नंबर की बात का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर संसक्त शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिएगा कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड। वैसे इसके लिए कोहेरेंट जो शब्द है वो भी यूज़ किया जाता है, संबद्ध जिसका मतलब होता है। तो संबद्ध, सटा हुआ या जुड़ा हुआ, इसी को संसक्त शब्द यहाँ पर बोला गया है। और इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ी हुई, संबद्ध सभी शंकाओं और विवादों, जितने भी विवाद हैं, जितने भी डिस्प्यूट हैं,
उन सभी की जांच कौन करेगा? वो जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर दी गई है आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग, और यहाँ ये भी कहा गया है कि वो विवादों की जांच करेगा और उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ये तो हमने बताया ही, और उसका निर्णय अंतिम होगा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद हैं, शंकाएं हैं, उनकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसका निर्णय जो है वो अंतिम माना जाएगा। राइट। अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये कहता है यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ शून्य घोषित करने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को ही अवैध ठहरा दिया जाए, उसको अवैध ठहराने के बाद उसको निर्वाचन को ही रद्द कर दिया जाए, उसे शून्य घोषित करना बोला जाएगा। तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य होंगे। राइट, उस घोषणा के कारण अविधिमान्य होंगे। अब इसका अर्थ क्या है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों का जो पालन किया है वो उच्चतम न्यायालय की जिस तारीख को उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि निर्वाचन शून्य है, उसके पहले जो भी काम किए गए हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा, वो काम जो हैं वो अविधिमान्य नहीं होंगे, अर्थात वो अवैध नहीं होंगे। इसका सिंपल मतलब ये हो गया सिंपल भाषा में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट अगर जांच करता है और ये पाता है कि अवैध है तो उनको शून्य घोषित कर सकता है, रद्द कर सकता है उस निर्वाचन को। लेकिन जिस तारीख को उसने निर्वाचन रद्द किया उसके पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा अपने पद अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए जो भी काम किए गए हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे, वो विधि के खिलाफ नहीं माने जाएंगे। ये इसका अर्थ है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा। इसमें कहा गया कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। अब यहाँ समझने में स्टूडेंट कई बार गलती करते हैं। जो भी संविधान में उपबंध किए गए हैं उन उपबंधों के अधीन कौन रहेगा? संसद रहेगा। अब अधीन क्यों रहेगा? वो तो रहते ही है, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई भी हो, संसद के जो संविधान के उपबंध है उनके अधीन ही रहना है। तो यहाँ संसद को ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ जो नियम है उनको रेगुलेट करने का काम, लॉ रेगुलेशन अर्थात नियमों का विनियमन करना, उनको रेगुलेट करना, उनको संचालित करने का काम जो है वो संसद करेगी। और ये संचालन ऐसा ना हो कि वो संविधान के उपबंधों से ही हट जाए। जो भी संविधान में उपबंध किए गए हैं, जो संविधान की मूल भावना है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बिना प्रभावित किए हुए वो चाहे संसद तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है नियमों में उनको हेर फेर करके उनको ऐसा ना बदले कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए, उनको रेगुलेट करने का काम कर सकती है। और मैंने अंग्रेजी में लिख भी दिया था, लॉ रेगुलेशन। ठीक है। अगला जो लास्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो चुका है और अगर कोई ये सुप्रीम कोर्ट में अगर ये रिट दायर करता है कि ये जो निर्वाचन हुआ उस दौरान जो सदन के सदस्य थे उनकी जो सीटें थी वो कुछ खाली थी, तो ऐसे में ये निर्वाचन अवैध माना जाए। अगर वो इस तरह की रिट जारी करता है तो ये रिट जो है वो खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि साफ साफ आर्टिकल 71 के पॉइंट 4 में ये कहा गया है कि अगर जैसे राष्ट्रपति के अगर निर्वाचन की बात करें तो उसके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राइट, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो अब मान लो किसी विधानसभा में जो सीटें हैं उनमें बहुत सारी सीटें खाली हैं, नहीं भर पाई हैं, अर्थात विधायक नहीं है, उनकी सीटें खाली हैं, तो इस आधार पर ये प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि अगर निर्वाचन हो गया है तो वो गलत तरीके से हो गया है। समझ में आया ना? या लोकसभा में अगर कुछ सीटें खाली हैं तो उस आधार पर ये प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि निर्वाचन जो हुआ है राष्ट्रपति का वो गलत है। इसी तरह से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। राइट, समझ में आया होगा। आई होप ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यों में शक्तियों की। तो सबसे पहले कई बार ऐसा होता है कि जो
लोग हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, वो क्या करते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनमें उनको खोजना शुरू कर देते हैं कि इसकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। दोस्तों, इसके कार्य एवं शक्तियाँ उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों में अगर खोजेंगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो आप जब पढ़ेंगे सदनों को, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को, जब राज्यसभा को पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा। लोकसभा को पढ़ेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में मिलेगा। जब राज्यसभा के बारे में जो आर्टिकल दिए गए हैं अगर वहाँ आप पढ़ते हैं तब आपको सभापति के बारे में मिलेगा, अर्थात उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं बल्कि सभापति के बारे में मिलेगा कि उसका निर्वाचन कैसे होगा, उसका वेतन कैसे होगा, उसके कार्य क्या होंगे, वो क्या क्या कर सकता है, आदि आदि बातें जो हैं वहाँ पर मिलेंगी। तो इस चीज़ को याद रखिए। और उपराष्ट्रपति, जिस तरह मैंने बताया था कि ये राज्यसभा का सभापति होता है, तो आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ में, या कई बार आप जो संसद टीवी है, हालांकि पहले वो तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी के नाम से था, लेकिन मर्ज करके उसे संसद टीवी बना दिया गया है। तो संसद टीवी की कार्यवाहियों को देखिए, जब राज्यसभा की कार्यवाही चल रही होती है तो उसका जो पीठासीन होता है वो कौन होता है? वो होता है सभापति, जो कि ऊंची एक सीट पे बैठा होता है और सारे सदस्य जो हैं नीचे होते हैं। और अगर आपने देखा है, क्योंकि अगर आपको टाइम मिल गया है फालतू की वीडियो देखने से, तो आप देखिए इस चीज़ को, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आएंगी। लोकसभा की कार्रवाई चल रही हो या राज्यसभा की कार्रवाई चल रही हो, उनको आप देखिए किस तरह से संसद में जो सदस्य हैं वो बहस करते हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। मैं तो देखता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है और मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि मेरा एक सुझाव है कि अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं अच्छे से संसद के बारे में, तो आप संसद की जो कार्रवाइयाँ हैं और उसको आप देखिए तो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो राज्यसभा का जो सभापति है, अर्थात जो उपराष्ट्रपति है, वो क्या करता है कि जो सदन के सदस्य हैं उन सदन के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करता है। वो सदन की कार्रवाइयों को संचालित करने का काम करता है। वो सदन में किस तरह के प्रश्न उठाए जाएं, कौन से प्रश्न उठाने चाहिए, कौन से प्रश्न योग्य हैं, कौन से नहीं है, इस बात का निर्धारण जो है वो राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति करता है। सदन की जो भाषा है वो संसदीय भाषा का प्रयोग हो, असंसदीय भाषा का प्रयोग कोई सदस्य ना कर पाए, इस बात का ख्याल भी कौन करता है? राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति करता है। तो ये कुछ मुख्य बातें इसके बारे में, इसके कार्यों शक्तियों के बारे में हैं, जो कि मैंने पहले बताई। राज्यसभा में अनुशासन कायम करता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2 बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। वह सदन में पेश किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श अर्थात बहस कराता है और उस पर मतदान कराता है तथा उसका परिणाम घोषित करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि बहस क्यों कराई जाती है, क्योंकि हमारी जो संविधान सभा बैठी थी वो भी चीज़ों पर बहस करती थी, तब जाकर के संविधान बना है। यूं ही इसी तरह चीज़ों को नहीं रख दिया गया है। तो आज भी अगर कोई मुद्दा उठता है तो किसी भी सदन में विपक्ष और पक्ष दोनों होते हैं। और दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कुछ लोगों के दिमाग में कि किसी सदन में अगर विपक्ष की सदस्य कम है तो ऐसी स्थिति में किसी मुद्दे पर बहस अच्छी तरीके से नहीं हो सकती। एकदम राइट बात है। और यही जो संविधान विशेषज्ञ हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि विपक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी है। मजबूत विपक्ष होना चाहिए ताकि वो किसी मुद्दे पर अच्छे से बहस कर सके, और वो मुद्दा जो है जो कि देश के लिए ही होगा, वो देश की जनता के लिए ही होगा। तो कम से कम विपक्ष इतना मजबूत हो कि वो जनता के द्वारा, जनता के लिए जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो भी विधेयक लाए जा रहे हैं, उन विधेयकों पर उचित चर्चा बहस कर सके ताकि उसमें सुधार हो सके। तो बहस कराने का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी विधेयक लाया गया है, हालांकि ऐसी गुंजाइश कम होती है, बहुत ही काम किया गया होता है विधेयक पर, इसके बावजूद भी वहाँ जो है लोग बहस करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़, बहुत अच्छा सवाल जो है वो आपके लिए कोई कह सकता हूँ जानकारी के हिसाब से, आप खुद सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आपके आएंगे और उनके आंसर भी आप खोजना शुरू करेंगे। दोस्तों, हम अक्सर जो हैं ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो कि ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, और ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप खुद सोचिए कि आपसे संबंधित, क्योंकि हम जनता हैं, और हमसे रिलेटेड अगर कोई विधेयक, जनता की योजनाओं से रिलेटेड, शिक्षा से स्वास्थ्य से लेकर के संबंधित कोई विधेयक अगर सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर बहस कौन करते हैं? सदन के सदस्य करते हैं, राइट। अगर सदन के सदस्य को ही हर चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है और वो ये नहीं जान पाता है, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि हमारे देश की जनता के लिए ये कितना सही होगा, कितना लाभप्रद होगा, कितना हानिप्रद होगा, तो वो दोस्तों कैसे उस पर बहस करेगा? और वो यूं ही इसी तरीके से विधेयक पारित भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि
हमारे देश का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से जनता के लिए ही है। आपको पता है लोकतंत्र की चीज़ें क्या होती हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, जो जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया हो। और हमारे देश का संविधान भी जनता के लिए और जनता द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि संविधान सभा में जो चुने हुए लोग थे वो भी जनता के द्वारा ही चुनकर भेजे गए थे। उसी तरह आज भी भेजे जाते हैं। तो अगर आपसे संबंधित, हमारे देश की जनता से संबंधित, हमारे देश के विकास से संबंधित अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर अच्छा उचित बहस वही व्यक्ति, वही नेता कर सकता है जो देश के बारे में सोचता हो, जो देश के नागरिकों के बारे में सोचता हो और जो अच्छा पढ़ा लिखा हो। इसलिए हमें एक ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुनना चाहिए जो कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, चीज़ों को समझता हो और देश की मूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज़ को समझ करके वहाँ पर मुद्दा उठाए और बहस करे। तो बहस इसलिए दोस्तों ज़रूरी होती है क्योंकि बिना बहस की चीज़ें हूबहू, उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं और वो पारित भी हो जाएगा। अगली बात है कि मतों में समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। और ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 100 में। तो ये बात सिर्फ जो है वो राज्यसभा के सभापति के लिए ही नहीं है बल्कि ये लोकसभा के अध्यक्ष के लिए भी है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष भी जब कार्रवाइयाँ कर रहा होता है, संचालित करवा रहा होता है, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं, ठीक है, या सदन में जो है हम ये कहें कि किसी विधेयक पर मत समान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति हो, वो निर्णायक मत दे सकता है। राइट, ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 100 के तहत इन लोगों को दिया गया है। वह इस बात का निर्णय करता है कि कौन सा प्रश्न सदन में पूछा जाएगा, मैंने बता दिया, ये सारी बातें तो मैंने बता ही दी। और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। तो जैसे लोकसभा में जो विधेयक पारित होगा वो लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा और राज्यसभा में जो पारित होता है उस पर राज्यसभा का सभापति करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस यहाँ पर कानून बन जाएगा। वो जब कोई विधेयक पारित होता है तो फाइनली सिग्नेचर जो है उस सदन के पीठासीन को करने पड़ते हैं और इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, जब दोनों सदनों से हो जाएंगे तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तब कोई विधेयक जो है वो अधिनियम बनता है। कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 2 प्रश्न हैं, जैसे कि क्या संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति चुना जाए। और आपने पढ़ा भी होगा कि वहाँ ये लिखा गया है कि अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो यथाशीघ्र निर्वाचन करा लिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि राज्यसभा का जो उपसभापति है वो उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है। नहीं, वो उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करता बल्कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। अब यहाँ एक चीज़, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं, तो वो नहीं होता। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया जाता है। पदेन का मतलब जिसको जो मतलब किसी प्रकार का उसका कोई चुनाव नहीं होगा, कोई मनोनयन नहीं होगा, उसको जो भी बनेगा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। हाँ, एक प्रश्न और अच्छा बन सकता है यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्य होता है और उसे योग्य होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी पात्रता की शर्त है, कंडीशन है कि वो योग्य होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा का जो उपसभापति है वो उन्हीं राज्यसभा के सदस्यों में ही चुना जाता है, जबकि राज्यसभा के सभापति के साथ ऐसा नहीं है। तो ये उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में कुछ बातें थी। इसके अलावा भी अगर कुछ बातें छूट रही हों तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो बातें थी इस वीडियो में कवर होती हैं। कुल मिलाकर के सारी की सारी, लगभग सारी की सारी बातें मैंने कर ली हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।